दोस्त, मेहनत की सीढ़ी होती है और किस्मत की छलांग होती है। मेहनत की सीढ़ी हमेशा आपको ऊपर ही लेके जाएगी, लेकिन किस्मत की छलांग आपको नीचे भी लेके जा सकती है। इसीलिए अपनी मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत पर नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्रका। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये 3rd लेक्चर है। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी कि एसिड क्या होता है, एसिड की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है। एसिड की हमने बेसिकली 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पूरे रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे। फिर हम लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो हर एक एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन पार्ट जो होता है वो कॉमन होता है। और आज इस लेक्चर में हम मेनली बेस के बारे में पढ़ेंगे, बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ बिटर टेस्ट। बेस हमारे कैसे केमिकल सब्सटेंसेस है जिनका कि बिटर कड़वा टेस्ट होता है। और हमारे एसिड में क्या होता था, एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव सार टेस्ट। जो हमारे एसिड होते थे उनका कैसा टेस्ट होता था, खट्टा टेस्ट होता था। लेकिन जो हमारा बेस होता है वो कैसा टेस्ट होता है, उसका बिटर टेस्ट। बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ बिटर टेस्ट। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ऑल द बेसेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। जो हमारे एसिड होता था वो क्या करता था, एसिड होता था वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता था। लेकिन जो हमारा बेस होगा वो किस में चेंज करेगा, रेड लिटमस पेपर को, जो हमारा बेस होगा वो रेड लिटमस को किस में चेंज करेगा, ब्लू में चेंज करेगा। ये बेसिक सी बातें तो समझ में आ रही है ना कि जो हमारा एसिड होता था वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है और जो हमारा बेस है वो रेड लिटमस को किस में चेंज करता है, ब्लू में चेंज करता है। फिर नेक्स्ट देखो, अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। देखो प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक एसिड एक बेस से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। और जब एक एसिड एक बेस से कंबाइन करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो एसिड है उसने जो बेस है उसने एसिड की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। एसिड की एसिडिटी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मैंने क्या बताया कि जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें एक एसिड और एक बेस कंबाइन करता है और क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो उसमें उस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा बेस होता है वो एसिड की एसिडिटी को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। बेस क्या है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे एसिड की एसिडिटी को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। फिर नेक्स्ट देखो, अब आप कहोगे ना कि मैंने यार बेस एसिड तो पढ़ लिया, आपने वहाँ एसिड के एग्जाम्पल बता दिए थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे हमारे क्या है, एसिड है। हमारा बेस क्या चीजें होती हैं ये बताओ। ऑल द मेटल ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आर बेसिस। जितने भी हमारी मेटल ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, बेस होती हैं। एग्जांपल देख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड। कैल्शियम एक मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन अपन ने लिया, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा। हाइड्रो ऑक्साइड का एग्जाम्पल आप देखोगे तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। फिर अगर आप कार्बोनेट का एग्जांपल देखोगे तो सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 हो सकता है कार्बोनेट का एग्जांपल। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल आप देख सकते हो NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, एग्जांपल मैंने क्या क्या बताया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH क्या हो गया, NaOH किसको अपन बोलते हैं, ये केमिकल फॉर्मूले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नहीं तो जाके देख सकते हो, बेसिक सा एक लेक्चर होगा उसमें से आपको ये जो जैसे भी ये सारे फॉर्मूले मैंने बना के लिखे हैं वहाँ पे आपको ये सारी चीजें अच्छे से आने लग जाएंगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं, जैसे कि वहाँ पे एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम एक एसिड को डाइल्यूट एसिड कैसे बनाते हैं ना, एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एल्कलाई क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेस क्या चीजें होती हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है। वाटर सॉल्युबल बेस को अपन क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। ऐसे बेस जो कि पानी में हमारे क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, है ना,
जो हमारे बेस रहते हैं वो पहले सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और जो बेस हमारे फिर पानी में, जब हम उसे पानी में डालें तो क्या हो जाए, पूरा तरह से सॉल्युबल हो जाए, उसमें घुल जाए, तो वैसे बेसिस को अपन क्या कहेंगे, एल्कलीज। देखो, अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलीज। ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा बेस जो कि पानी में सॉल्युबल हो जाए उसको अपन क्या कहेंगे, एल्कलीज कहेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देख सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है, KOH, NH4OH, NaOH और MgOH2, ठीक है। फॉर्मूले बनाने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना तुम्हें, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मैंने एसिड पढ़ाते टाइम क्या पढ़ाया था कि कुछ काफी सारे जो ऐसे हमारे एसिड रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं, और काफी सारे हमारे एसिड वीक एसिड रहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे, क्या कौन कौन से हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और वीक एसिड क्या रहते थे, जैसे कि हमारे साइट्रिक एसिड वगैरह हो गए जो कि लेमन वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमारे कैसे हो जाते थे, वीक एसिड, जिन्हें हम खा भी लेते थे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वैसे ही बेसिस भी जो होते हैं वो हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। देखो, अ बेस विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड thus produces a large amount of hydroxide ion is called a strong acid. एग्जाम्पल KOH, NaOH। देखो, जब हम एसिड पढ़ते थे तो मैंने एसिड में क्या बताया था कि जो एसिड जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, क्या मैंने बताया था, जो एसिड जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे वो उतना ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे ही बेस में क्या होता है, वो बेस ऐसा बेस जो जितना ज्यादा OH आयन के मतलब कि हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करे, जो बेस जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड वाटर में प्रोड्यूस करेगा हम कहेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे कि KOH हो गया, NaOH हो गया। अ बेस विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड thus produces a large amount of hydroxide ion is known as strong acid. कंप्लीटली आयनाइज का मतलब क्या होता है कि वो कंप्लीट अलग अलग आयन में टूट जाए, जैसे कि हमारा NaOH है, तो जब भी हम इसको ये करें तो वो Na+ में टूट जाए और OH- में टूट जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, मतलब कि कंप्लीटली अलग अलग हो जाए, और वो OH आयन को हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करे, प्रोड्यूस करे। जितना ज्यादा OH आयन को प्रोड्यूस करेगा हम कहेंगे कि हमारा जो बेस है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर हो गया? और मैंने बता भी रखा है कि अपन हाइड्रोजन जितना ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितना ज्यादा OH आयन प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है, वो उतना ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर हो गया? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, जो जितना ज्यादा OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब वीक बेस पढ़े। वीक बेस, a base which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydroxide ion is called a weak base. एग्जाम्पल देख सकते हो, NH4OH, CaOH2, MgOH2 क्या है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारे कैसे बेस है, वीक बेस है। देखो, वीक बेस क्या होता है, ऐसे बेस जो हमारे पार्शियली आयनाइज हो वाटर में। पार्शियली आयनाइज का मतलब है कि वो अपने अपने आयंस में अलग अलग अच्छे से अलग ना हो पाए। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता था, जो हमारा NaOH है वो एकदम अलग हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है और OH अलग हो जाता है, लेकिन इनके केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। का हमारा कैटायन और एनायन जो हमारा पार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, वीक बेस के केस में वो पार्शियली आयनाइज होता है, मतलब टोटली अलग अलग पूरा नहीं होता है। अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर पार्शियली आयनाइज होता है, और वो जब वो आधा आयनाइज ही होगा, जब वो आयनाइज ही कम होगा, जब वो अलग अलग ही कम होगा, तो जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा वो तो ऑलरेडी कम बनेगा, है ना, एंड थस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड अ वीक बेस। क्लियर? वीक बेस ऐसे बेस जो हमारे पार्शियली आयनाइज हो और हाइड्रोक्साइड आयन कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो, ऐसे बेसिस को अपन क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ाऊं आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या गिवन है, बेसिस है बिटर टेस्ट। ये तो मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे एसिड रहते हैं उनका खट्टा टेस्ट, जो हमारे एसिड रहते हैं उनका खट्टा टेस्ट रहता है, और जो हमारे बेस रहते हैं उनका क्या रहता, कैसा
कैसा टेस्ट रहता है, बिटर टेस्ट रहता है। हमारे जो बेसिस रहते हैं उनका कड़वा टेस्ट रहता है, बिटर टेस्ट रहता है, और जो हमारे एसिड रहते हैं उनका खट्टा टेस्ट रहता है, मतलब कि सार टेस्ट रहता है, ठीक है। सेकंड देखो, बेसिस फील सोपी टू टच। जो हमारे बेस होते हैं वो ना एकदम चिकने होते हैं, स्लिपी। सोप को जैसे अपन टच करते हैं तो अपन को चिकना लगता है, वैसे ही जो हमारे बेसिस होते हैं वो भी सोपी टू टच होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट देखो, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये भी हमें पता है कि जो हमारे एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बनाते हैं, और जो हमारा बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। फिर फोर्थ पॉइंट देखो, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ये पॉइंट हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे बेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देखो, जब एसिड भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और हमारे बेस जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कैसे, देखो, जब अपन किसी भी एक एसिड को या बेस को पानी में डालते हैं तो मैंने बताया था ना, पार्शियली आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। जब वो आयनाइज होते हैं तो अलग अलग आयन में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं NaOH ले लूँ, तो जब इसको अपन पानी में डालेंगे तो क्या होगा, Na+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। जब ये अपने आयंस में अलग अलग बढ़ जाता है तो यही जो आयंस रहते हैं यही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। क्लियर ये पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखो, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो हमारे बेस रहते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। और सेम चीज होती है जब हमारे बेस किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ। जब हमारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट और वाटर बनता है, और जब हमारा बेस किसी भी एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब भी हमारा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे कि इस केस में यहाँ पे रिएक्शन लिखा भी हुआ है, आप देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गई। ये एक हमारा बेस है और ये हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो, बेस मैंने क्या बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कैसा बेस है, एक वीक बेस है, तो यहाँ पे अपन ने वीक बेस ले लिया। आप चाहो तो और भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हो, ठीक है। CaOH2 अपन ने लिया, एक बेस है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपन को पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक नॉन मेटल है, तो ना नॉन मेटल ऑक्साइड है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब अपन रिएक्ट कराएंगे तो अपना क्या बनेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है। क्लियर हो गया ये रिएक्शन। जब कोई भी हमारा जो बेस रहता है जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सिक्स्थ प्रॉपर्टी बेसिस की गिवन है, बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते थे। व्हेन अ बेस रिएक्ट विथ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो एग्जांपल देखो, NaOH, ये NaOH हमारा क्या है, एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है, और H2SO4 हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा एक एसिड है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो सोडियम के साथ क्या आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, और अपना क्या बचा, H2, और यहाँ से वाटर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे H2O हो जाएगा। देखो अब क्या ये इक्वेशन हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, नहीं है। यहाँ पे 2 सोडियम है और यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 सल्फेट 1 सल्फेट, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, और यहाँ पे जब अपन ने 2 लगा दिया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी गलत हो गया, इस साइड पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी तो 2 लग गया, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, इसीलिए अपन को इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। और इस साइड अपना कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे आगे 2 लग गया तो 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे भी अपना कितना है, 2 ऑक्सीजन हो गया। ये अब जाके
जब अपन ने NaOH के बाहर 2 लगाया और जब अपन ने H2O के बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके जो हमारा इक्वेशन था वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज हुआ। आप याद रखना, कभी भी कोई भी इक्वेशन आप एग्जाम्पल में, जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि ये रिएक्शंस के एग्जाम्पल लिखो, तो आप हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के आना, कभी भी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मत लिख के आना, क्योंकि आपके हाफ मार्क्स डेफिनेटली वहाँ पे कट हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, जब एक हमारा एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। फिर देखो पॉइंट नंबर 7, देखो बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जो हमारे बेस होते हैं वो सब कोई मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं और हमारी हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज होती है। जैसे कि NaOH अपन ने ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन ने ले लिया, जब वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, Na2ZnO2 और हमारी हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में क्या होगी, रिलीज होगी। मैंने क्या बताया कि जब कोई भी एक हमारा बेस किसी भी एक किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और उसके साथ ही हमारी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अब ये इक्वेशन क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये भी चेक कर लो। देखो यहाँ पे दो सोडियम है, यहाँ पे एक सोडियम है, तो यहाँ पे पहले तो 2 लग जाएगा, है ना, 2 लग जाएगा। फिर देखो यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे भी एक जिंक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हाइड्रोजन जाएंगे। सो ये जो हमारी इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस समझ में आ गई होंगी। हमने ये 7 प्रॉपर्टीज देखी जिसमें केमिकल रिएक्शंस तो बहुत कम थे। स्टार्टिंग का प्रॉपर्टी तो सार टेस्ट होता है, कौन से लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज करता है, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें थी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं यूजेस ऑफ बेस। जो हमारे बेस होते हैं उनके क्या हमारी डेली लाइफ में यूजेस होते हैं। यूजेस ऑफ बेसिस, फर्स्ट यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड रेयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है, NaOH। जो हमारा NaOH, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किसमें यूज होता है, साबुन बनाने में, सोप बनाने में और रेयन बनाने में। रेयन क्या होता है, एक कपड़ा होता है, ठीक है। तो साबुन बनाने में और रेयन का क्लॉथ बनाने में जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक बेस है वो यूज होता है। फिर सेकंड देखो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड in manufacturing of washing soda, ठीक है। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3। Na2CO3 जो हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम कार्बोनेट किस चीज में यूज होता है, वॉशिंग सोडा बनाने में। वॉशिंग सोडा मतलब कि जो हमारा वॉशिंग पाउडर रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, निरमा बनाने में हमारा सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। फिर थर्ड देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किस में यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो हमारा ब्लीच करने में ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है वो किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की हेल्प से बनता है। और जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है वो एक क्या रहता है, बेस रहता है। फिर देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक। देखो जो हमारे जो कहते हैं ना लोगों को एसिडिटी हो गई है, उसके पेट पे एसिडिटी हो गई है, उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कि उसका जो स्टमक है उसमें एसिड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है। जब हमारे स्टमक में एसिड बढ़ जाता है तो हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, एक बेस की जरूरत पड़ेगी ना, जो हमारे स्टमक में जो एसिड बढ़ चुका है, ज़्यादा हो गया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस की जरूरत पड़ेगी। और ये जो हम जब खाते हैं ना, कि जैसे कोई किसी को कहते हैं कि उसको एसिडिटी हो गई, तो जो डॉक्टर दवाई देते हैं उसमें क्या रहता है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो हमारे स्टमक में एसिड बढ़ गया उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। तो एंटी एसिड का मतलब है कि जब हमारे स्टमक में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तब हमें क्या दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक। क्लियर है ये पॉइंट।
फिफ्थ पॉइंट देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड। जब अपन केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डलता है, केक को स्पंज, केक में स्पंज लाने के लिए, या फिर ब्रेड वगैरह जब बनती है तो उसमें स्पंज लाने के लिए किसका यूज होता है, बेकिंग सोडा का यूज होता है। और ये बेकिंग सोडा हमारा रियल में होता क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है इतने पॉइंट? यूजेस ऑफ बेस आपको क्लियर हो गया। तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा हो, आपको जो भी रिएक्शंस पहले समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे किस रिएक्शंस के कौन से एग्जाम्पल होते हैं, आई होप मेरे साथ आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया कामकार को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।